तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और जो आज वीडियो है आपको पता ही है किस टॉपिक पे है। और ये जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको, इसमें से मतलब 7 क्वेश्चन हैं। 5 आने के पूरे चांस हैं, मतलब आने के चांस तो सातों लग रहे हैं मुझे, पर इसमें जो 5 है ना वो ज़रूर से ज़रूर आएंगे। और चाहे इधर उधर करके घुमा फिरा के आए पर आएगा ज़रूर, ठीक है। और जो मैं इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो आप पक्का याद करके जाएंगे और वो ज़रूर से ज़रूर आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप कहेंगे कैसे पता, मैं बता रहा हूँ वो आएगा ही आएगा। बाकी और जितने बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपने इसको देखा भी होगा कई बच्चों ने, या फिर नहीं देखा है तो देख लो। बहुत मैंने खोजा तब मुझे मिला और मेरे आइडिया आया कि हाँ ये क्वेश्चन आएंगे और ये मैं दे दूँ आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। पहला जो हमारा क्वेश्चन है हम आप अब दिखाएंगे आपको। पहला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है कि भारत में हस्तशिल्प के पतन के क्या कारण थे। आप सबको पता है भारत में हस्तशिल्प के पतन के क्या कारण थे। औपनिवेशिक, ठीक है, उद्योग को उन्होंने क्या किया था बताइए। किसी को पता है तो कमेंट करके बताएंगे थोड़ा सा। देखिए, उद्योग यानी कि हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट। एक बार मैं इसको इंग्लिश में भी बोल देता हूँ क्योंकि अगर इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं तो वो भी समझ जाएंगे ये क्या कहना चाह रहा है। इसका इंग्लिश में अगर बोले तो डिफाइन काउसेस ऑफ डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो भारत में हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट का पतन कैसे हुआ कि भाई साहब जब औपनिवेशिक काल आया उन्होंने क्या किया कि हमें कच्चे माल का निर्यातक बना दिया और जो वहाँ से बने बनाए वस्तुओं का निर्यातक बना दिया। तो हमारे यहाँ क्या हो गई, जो ज़रूरत की चीज़ें जो हाथों से बनाई जाती है उनको हस्तशिल्प कहते हैं, ठीक है। तो जो हाथों से बनाई जाती है उनका डिमांड गिर गया, धीरे धीरे जो मशीनें बढ़ती गई, ठीक है। आप इसको पहले चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बस मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इन सब कारणों से क्या हुआ, हस्तशिल्प का पतन हो गया। अब बात कर रहे हैं सहकारी खेती। सहकारी खेती क्या होती है, तो इसमें इंग्लिश में बोल देता हूँ व्हाट इज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो मतलब छोटे मोटे किसान होते हैं, सीमांत मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं सरकार क्या कहती है, सस्ते दामों पे सामान यानी कि आगतें प्राप्त कराती है और जो किसान होते हैं वो महंगे में यानी कि उच्च कीमत में अपने उत्पादन को बेच पाते हैं। तो ये होती है सहकारी खेती, आप सबको पता ही होगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग। उसके बाद हम तीसरी देखते हैं, हरित क्रांति की सीमाएं क्या थी। इसी को आप इम्पोर्टेंट पे नोट कर लीजिए। सहकारी खेती और हरित क्रांति ये दोनों तो आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्तशिल्प वाला तो आपको याद भी हो जाएगा, आप बना के लिख दोगे, पर जो सहकारी खेती जल्दी याद नहीं आती, इसलिए आप इसको लिख लेंगे। और हरित क्रांति की सीमाएं क्या थी, हरित क्रांति क्या है वो नहीं, वो भी याद कर लो, वो अच्छी बात है, पर हरित क्रांति की सीमाएं क्या थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप याद करेंगे, टिक मार देंगे इस पर आप, ठीक है। उसके बाद चौथा हम देखेंगे, चौथा हमारा क्या है, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखिए इंग्लिश में बोल देता हूँ एक बार मैं। वाट वाज इकोनॉमिक प्लानिंग, डिफाइन इट्स नीड्स। मतलब आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग क्या थी, इसकी नीड यानी कि आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जाहिर सी बात है आर्थिक नियोजन क्या थी, 1991 में यानी कि 1991 में इसको लाया गया था। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, क्योंकि हमारे देश में 1990 में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया था, राजकोषीय यानी फिजिकल डेफिसिट हो गया था। तो जिसकी वजह से हमारे देश को बहुत ज़्यादा मतलब पैसे, हमारे यहाँ जो फॉरेक्स यानी कि फॉरेन करेंसी डॉलर वगैरह ये सब की कमी आ गई थी, जिसकी वजह से हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही थी। तो हमें कुछ नया करने की ज़रूरत था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, आर्थिक नियोजन, हमारे देश की सरकार, मनमोहन सिंह की उस समय सरकार थी, वो लेके आए। और पीवी नरसिम्हा राव जी मतलब प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। तो उनके समय में ये क्या हुआ, आया। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा डेफिसिट यानी घाटा चल रहा था, राजकोषीय घाटा चल रहा था। और 15 दिन का ही सिर्फ पैसा बचा था देश को चलाने के लिए, बस आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कारण थे। अब हम बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की, जो कि इंपॉर्टेंट है पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये 4 इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। जो आपको मैंने ये 4 इंपॉर्टेंट बताए इसको तो आप कैसे भी करके याद करके जाना। बाकी और ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, इसकी विशेषताएं भी बताइए। ये आप नहीं भी याद करोगे, मतलब याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं याद करोगे तो उतना चल जाएगा, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था आपको पता ही क्या होती है, जिसमें सरकार के पास स्वामित्व होता है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप किसके पास होता है, सरकार के पास होता है। और वो क्या करती है, पूरा जो देख रेख होती है वो करती है। और उसके बाद समाज कल्याण के लिए ज़्यादा फोकस करती है। समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, जो मतलब समाज के कल्याण के लिए ज़्यादा इफेक्ट करे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं छठा क्वेश्चन, 1956 की औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताएं बताइए। यानी कि इसको इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, डिफाइंड फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी 1956, ठीक है। तो इसका मतलब 1956 में आपको पता है क्या हुआ था, पता है ना,
कि एलपीजी लाया गया, ठीक है, एलपीजी लाया गया ना। सॉरी 1956 में औद्योगिक नीति मुख्य विषय क्या थी कि उस समय LQP चलता था, लाइसेंस, परमिट एंड कोटा, ये तीनों चीज़ चलते थे। आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद जो ये नीचे का है, उदारीकरण के अंतर्गत कौन से आर्थिक सुधार किए गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो पाँचवा और छठा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि छठा तो इंपॉर्टेंट है पर पाँचवा उतना नहीं है। पर सातवां जो है ना एक काम करो, इसमें 7 क्वेश्चन है, आप सातों के सातों इंपॉर्टेंट मानो और याद करके जाओ, क्योंकि ये मैंने आपको कितने मेहनत से खोज के लाया हूँ मैं कि भाई सब ये तो आने हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में देखो 2 नंबर का पहला है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, पर पेपर में ज़्यादा ही नंबर इसको दे देते हैं। और आर्थिक नियोजन वाला ये तो आना ही आना है, 3 नंबर का है, पर पेपर में 4-5 नंबर का आएगा, ठीक है, 3-4 नंबर का आएगा। सो आप लोग आई होप समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन आपको बताए। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड ठोक दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1 मिनट।